तो इससे पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 14.2 को सॉल्व कर लिया था और आज हम माध्यक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि माध्यक कहते किसको हैं और जो आपने क्लास 9th में माध्यक पढ़ा था और जो क्लास 10th में माध्यक पढ़ेंगे इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, और जो माध्यक का फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक, उसके बाद एक दो क्वेश्चन करके फिर लेक्चर खत्म कर देंगे। ठीक, तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। फिर हेडिंग डालिए पहले आप, माध्यक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मीडियन, या फिर आप कह लो मध्यांक। तीनों का ही मतलब सेम है, माध्यक, मीडियन और मध्यांक, तीनों का ही मतलब सेम है। ठीक है, अच्छा, माध्यक होता क्या है? माध्यक होता है मध्य वाला नंबर, मध्य वाला आंकड़ा कह लो या फिर डाटा पॉइंट कह लो, मध्य वाला डाटा पॉइंट, बीच वाला डाटा पॉइंट, उसको हम क्या बोल देते हैं? माध्यक बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैंने आपको कुछ एक डाटा पॉइंट्स दे दिए, 5, 7, 11, 18, 20, है ना। मैंने कहा कि माध्यक बताओ इसका। अब माध्यक क्या होगा? बीच वाला नंबर, बीच में क्या आ रहा है? 11, तो आप कह दोगे जी माध्यक जो होगा ना वो 11 होगा। क्या होगा? 11। ठीक है, ऐसे मान लो एक एग्जांपल और दे दिया, 2, 5, 11, 19, 21। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 21, 23, 27, ये दे दिया। मैं बोला कि माध्यक बताओ, तो आप कह दो कि माध्यक होगा हमारा 19, क्योंकि 19 के इस तरफ भी 3 अंक बच गए और 19 के दूसरी तरफ भी 3 अंक बच गए, तो 19 हमारा क्या हो गया? माध्यक हो गया। समझ में आ गई? माध्यक का क्या मतलब है? बीच वाला नंबर, बीच वाला नंबर। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं कुछ ऐसे दे दूं आपको, 2, 5, 11, 19, 21, 23, 27 और 29, ये दे दिया मान लो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बीच वाला नंबर बताओ। अब बीच वाला नंबर आप बता नहीं सकते इसमें, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि 19 नंबर होगा। 19 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो 3 बच गए, यहाँ पे 4 बच गए। ना ही आप ये कह सकते कि 21 होगा, 21 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 21 के इस तरफ 4 बच गए और 21 के दूसरी तरफ 3 बच गए। तो इसमें कोई बीच वाला नंबर होता नहीं है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो बीच के दो नंबर होते हैं ना, जो बीच के दो नंबर होते हैं, बीच के दो नंबर कौन से हैं? 19 और 21, ये दोनों बीच के दो नंबर है ना, क्योंकि इन तरफ 3 बच रहा है, इस तरफ भी 3 बच रहा है। तो जो बीच के दो नंबर होते हैं हम उनका एवरेज ले लेते हैं। इन दोनों का क्या ले लेते हैं? एवरेज। समझो ध्यान से, अगर आप माध्यक बता पाएँ, जैसे ये कंडीशन थी, इसके अंदर 5 ही थे डाटा पॉइंट्स, तो इसके अंदर माध्यक बताने में कोई दिक्कत ही नहीं आई। इसके अंदर कितने थे अपने पास? 7 थे, है ना। इसके अंदर भी माध्यक बताने में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इसके अंदर 8 हो गई है, डाटा पॉइंट्स की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अब इसमें माध्यक बताने में दिक्कत आई, क्योंकि बीच का कोई नंबर था ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, बीच वाले 2 नंबर ले लेते हैं और उनका एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे 19 और 21, इनका एवरेज निकालना मतलब 19 में 21 जोड़ के आधा कर लो, तो ये हो गया अपना 40/2, यानी माध्यक हो जाएगा 20। जो बीच वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये मतलब होता है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब डाटा पॉइंट्स की जो संख्या है, जो आंकड़े हैं, उनकी संख्या अगर विषम संख्या हो, अगर क्या हो? विषम संख्या। जैसे क्वेश्चन से समझिए आप, यहाँ पे डाटा पॉइंट्स दिए गए थे, डाटा पॉइंट्स थे कितने? 5 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डाटा पॉइंट्स थे। अब 5 क्या हमारा एक विषम संख्या की सम संख्या है? विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या हो तो जो आपका माध्यक होता है वो n+1वां पद होता है, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आज आपको है ना इसका माध्यक पता करना है, तो आप n की वैल्यू रख दो। n मतलब नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स लिख देते हैं इसको। n का क्या मतलब है? n का मतलब है नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देखो, इसके अंदर डाटा पॉइंट्स कितने थे? 5 थे, तो n की जगह कितना रखोगे? 5, तो हो जाएगा 5 + 1 6, 6/2 3। तो जो तीसरा पद होगा ना, या फिर कह लो तीनवा जो पद होगा, जो तीनवा पद होगा वो आपका माध्यक कहलाएगा। अब तीनवा पद कौन सा है? 1, 2, 3, तीनवा पद है 11।
तो 11 आपका क्या हो गया, माध्यक हो गया। ये क्लास 9th की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे इसमें देख लो, इसके अंदर डाटा पॉइंट्स कितने हैं, इसके अंदर डाटा पॉइंट्स कितने हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। 7 क्या हमारी एक विषम संख्या है। तो जब डाटा पॉइंट्स की जो संख्या है वो विषम आ जाए, वो क्या आ जाए, विषम आ जाए, तो उसके अंदर जो माध्यक होता है ना, वो n+1 बटा 2वां पद होता है। बताया मैंने आपको अभी, है ना। यहाँ पे n का मतलब क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। अब जैसे इसके अंदर कितने डाटा पॉइंट्स हैं, 7, तो आप यहाँ पे n की जगह 7 लिख दो। 7 + 1 बटा 2 यानी 7 और 1 8, 8 बटा 2 यानी 4, 4 वहाँ जरूर लगा देना, है ना। तो ये जो चौथा पद है ना, जैसे चौथा पद इसमें कौन सा है, 19, तो 19 आपका क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो, इसके अंदर डाटा पॉइंट्स कितने हैं, इसके अंदर डाटा पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डाटा पॉइंट्स हैं। अब 8 जो है वो आपका सम संख्या है। अगर नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स एक सम संख्या हो, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स क्या हो, एक सम संख्या हो, उस कंडीशन में माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आप है ना उसका आधा कर लेते हैं, n बटा 2वां पद, n बटा 2वां पद, और n बटा 2वां प्लस 1, n बटा 2वां, या फिर आप कह लो n बटा 2 प्लस 1वां पद, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का जो एवरेज है ना वो माध्यक कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे इसके अंदर 8 पद थे, 8 डाटा पॉइंट थे, है ना। अब 8 हमारी क्या हो गई, एक सम संख्या हो गई। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n की जगह 8 लिख दूंगा, तो हो जाएगा 8 बटा 2 यानी 4वां, और 8 बटा 2 4 + 1 5वां, ये तो हो गया 4वां, 8 में रखा तो 4वां + 5वां, 4वां और 5वां, 4वें और 5वें पद का जो है ना एवरेज निकालना है। अब 4वां क्या हो गया आपका, 19 हो गया, 5वां पद क्या हो गया, 21 हो गया। इन दोनों का एवरेज जो होगा ना वो माध्यक कहलाएगा, समझ गए। इन दोनों का एवरेज क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। अब ये जो है ना, जैसे ये विषम संख्या वाला जो फॉर्मूला है, ये जो विषम संख्या का जो फॉर्मूला है, ये जो सम संख्या का फॉर्मूला है, ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। मैं तो आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, बस समझ में आ गई। ये दोनों फॉर्मूले आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि अगर डाटा पॉइंट्स की संख्या एक विषम हो तो ये फॉर्मूला लगता है, डाटा पॉइंट्स की संख्या सम हो तो ये फॉर्मूला लगता है। क्यों लगता है, इसका लॉजिक समझ में आ गया ना, क्योंकि बीच का कोई नंबर तो होगा नहीं, तो आप क्या करते हैं, बीच के 2 नंबर लेके उनका एवरेज निकाल लेते हैं, है ना। तो वही चीज़ इसमें है, जब संख्या सम संख्या होगी तो बीच का नंबर तो पता नहीं चलेगा, तो आपने क्या किया, n बटा 2वां जो उसका आधा वाला नंबर है उसको ले लिया, और उसमें 1 जोड़ दिया, उससे अगला नंबर ले लिया, उन दोनों का एवरेज आपने निकाल लिया, वो आपका माध्यक हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली जब हमें रो डाटा दिया हो, कौन सा डाटा दिया हो, रो डाटा। अच्छा एक बात का ध्यान रखिए, जब आपको रो डाटा दिया जाएगा ना, सबसे पहले आपको उसको अरेंज करना होता है, किस क्रम में, आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है अवरोही क्रम नहीं कर सकते, अवरोही क्रम में भी कर सकते हो, लेकिन आप याद रखिए आरोही क्रम में, है ना। अवरोही क्रम में भी किया जा सकता है, पहले बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप डाटा को अरेंज करते हो बढ़ते हुए क्रम में। जैसे देखो मैंने जितने डाटा लिखे ना सारे के सारे बढ़ते हुए क्रम में लिखे। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये डाटा पॉइंट्स मिल गए, 3 2 5 9 3 1, ये मिल गया। अब मुझे कह दिया कि इसका माध्यक निकालो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको अरेंज करूंगा किस क्रम में, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। अवरोही में भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरोही क्रम में ही लिखेंगे अपन। तो आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 5 और फिर 9। अब माध्यक बताने का क्या तरीका बताया कि भैया वो देख लो, या तो आप डायरेक्टली बीच वाला नंबर देख लो, नहीं तो आपको तरीका क्या बता रखा है कि डाटा पॉइंट्स देख लो कितने हैं। जैसे इसके अंदर डाटा पॉइंट्स कितने हैं, 3 4 5 6, 6 डाटा पॉइंट्स हैं। 6 क्या है, एक सम संख्या की विषम संख्या है। आप कहोगे जी 6 जो है ना वो हमारा एक सम संख्या है। जब सम संख्या होगी तो उसका जो माध्यक होगा वो कौन सा होगा, n बटा 2वां पद प्लस में, या फिर कह लो और n बटा 2वां प्लस 1वां पद, ये होता है ना। यानी 6 का आधा तीसरा, तीसरा और तीसरे में एक जोड़ दो, चौथा, तीसरे और चौथे पद का एवरेज वो क्या कहलाएगा, इसका माध्यक कहलाएगा, है ना। तीसरा पद कौन सा है, देखें तीसरा पद है 3 और चौथा पद 3, इन दोनों का एवरेज ले लो, इनका एवरेज भी 3 ही आएगा। 3 में 3 जोड़ के अगर हो गया ना तो 6 का आधा 3 ही हो गया, तो 3 आपका क्या कहलाएगा, फिर माध्यक कहलाएगा। बात समझ में आ गई, ये क्या कहलाएगा, माध्यक। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा अब आपके मन में सवाल आएगा कि जी माध्यक का यूज कहाँ करते हैं। तो जब डाटा में
कोई एक डाटा पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो, तो उस टाइम हम माध्य नहीं निकालते, माध्यक निकालना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे किसी कंपनी में 5 कर्मचारी काम करते हैं, है ना? किसी की तनख्वाह 8,000 है, किसी की मान लो 9,000 है ना? किसी की फिर से 9,000 तनख्वाह आ गई, मान लेते हैं। किसी की 10,000 तनख्वाह आ गई, ठीक है? और किसी की तनख्वाह है मान लो 5 लाख। 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाख तनख्वाह। अब मैं आपसे कहूँ कि यार मुझे इस कंपनी में जॉब करने जाना है और मेरी तनख्वाह कितनी होगी? मेरी तनख्वाह कितनी होगी? तो आप कह सकते हो कि जी मैक्सिमम लोगों की जो तनख्वाह है ना वो 8 से 10,000 के बीच में है। ज़्यादातर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह 8 से 10,000 के बीच में है। तो मैक्सिमम चांस है कि मेरी भी तनख्वाह 8 से 10,000 के बीच में ही हो। है ना? ये जो 5 लाख रुपए कमा रहा है, ये हो सकता है कि जो मालिक है, उस ज कंपनी का जो मालिक है उसके साथ कोई उसका रिश्तेदार हो या फिर, है ना? या फिर हो सकता है कि खुद ही मालिक हो ये भी तो संभव है। तो आपकी तनख्वाह कितनी हो सकती है? आपकी तनख्वाह 8 से लेकर के 10,000 के बीच में हो सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एवरेज निकाल के देखते ना, तो एवरेज आपको गलत बताता। अगर आप इसका एवरेज निकालते तो क्या बताता? 5 लाख, 10,000, 5 लाख 19,000, 5 लाख 19 और कितना हो गया अपना? 19 और 9 कितना होता है? 27, 5,27,000, 5,27,000 और 8,000, ये बताता फिर आपको 5,27,000 और 8, 5,35,000, 5,35,000 और बट्टे में कितने जने थे? 5। तो अगर आप इसका वो निकालते 5 एकम 5, ठीक है? 5 सत्ता 35, 0, 0, 0, 17,000 नहीं है, मैंने गलत कर दिया, 1,70,000 आएगा, 1,70,000। आप अगर इसका एवरेज निकालते ना, 1,07,000 सॉरी, 1,07,000 का इधर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। अगर आप इसका एवरेज निकालते तो एवरेज बता रहा था कि भैया जो हर एक कर्मचारी है उसकी औसतन जो सैलरी है वो 1,07,000 है। लेकिन आपको भी पता है कि भैया इतनी सैलरी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो कर्मचारी है ना उसकी तनख्वाह कितनी है? 8 से 10,000 के बीच में। तो जब आपको डाटा पॉइंट्स जो दे रखे हैं उसमें कोई एक डाटा पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो, तो जो एवरेज होता है ना वो उसकी तरफ खिसकने लगता है। जैसे यहाँ पे देखो, जो माध्य था, जो एवरेज था, वो 5 लाख की तरफ जाने लग गया, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा था। 5 लाख की बजाय मान लो 5 करोड़ होता, फिर ये और ज़्यादा डिटेल गलत देता, है ना? तो इस कंडीशन में, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, इसके अंदर आप मीडियन निकालना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, माध्य निकालना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि अगर आप इसका बीच का नंबर देखोगे तो कितना है? 9,000। तो आपको पता है कि यार बीच वाली जो सैलरी है वो 9,000 है। तो मैक्सिमम चांस है कि मेरी जो सैलरी है वो भी कितनी हो? 9,000 हो। क्योंकि मैक्सिमम लोगों की इतनी ही है, 8-9, 8-9, 8-9। समझे? ये चीज़ थी। ये तो मैंने बहुत छोटा-सा एग्जांपल दिया ताकि आपको थोड़ा-सा फ़ील आ जाए, है ना? मीडियन का कंपनी के लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ ऐसे मुँह से बोल रहा हूँ। मैंने पहले आपको एग्जांपल भी दिया था जब सांख्यिकी स्टार्ट कर रहे थे तब भी बताया था। ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। समझ में आ गई? तो ये तो हमने बात कर ली किसकी? रॉ डाटा की। जब आपको डाटा जो है ना रो दिया हो, यथाप्राप्त आंकड़े दिए हों, है ना? तो आप सबसे पहले उसको अरेंज करते हैं बढ़ते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बीच वाला नंबर सेम ही रहता है। ठीक है? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जब हमें डाटा दिया हो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? कि जब आपको जो डाटा है ना वो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में दिया हो। क्या कहा मैंने? जब आपको डाटा जो है वो किस में दिया हो? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में दिया हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको यहाँ पे लिख दिया मार्क्स और यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, है ना? मान लो कि 30 मार्क्स लाने वाले, 30 नहीं, मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। 0 मार्क्स लाने वाले मान लो 10 विद्यार्थी हैं। 1 मार्क्स लाने वाले मान लो 3 विद्यार्थी हैं। 2 मार्क्स लाने वाले 7 विद्यार्थी हैं। 3 मार्क्स लाने वाले 3 विद्यार्थी हैं। 4 मार्क्स लाने वाले 5 विद्यार्थी हैं। 5 मार्क्स लाने वाले मान लो कि 9 विद्यार्थी हैं, मान लिया। ठीक है? अब मान लो सिर्फ 5 नंबर का टेस्ट हुआ और उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना? अब मुझे निकालना है इसका माध्यक। क्या निकालना है? माध्यक। कैसे निकालूंगा वो समझिए। एक तो तरीका ये है कि मैं इसको रो डाटा में चेंज कर लूँ। भाई 0 मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट हैं, यानी 0 को मैं 10 बार लिख दूँ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? 1 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, तो 1 को 3 बार लिख दूँ। 2 मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट हैं, तो 2 को 7 बार लिख दूँ।
ठीक है। 3 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं। ध्यान से देखो, मैंने इनको ना बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया है। अगर ये डाटा बढ़ते हुए क्रम में नहीं होता ना, तो पहले इसको मैं बढ़ते हुए क्रम में लिखता। ठीक है। अच्छा, 4 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट हैं। 4, 4, 4, 4 और 4। 5 मार्क्स लाने वाले 9 स्टूडेंट हैं। 5, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 9। ये हो गया जी हमारा डाटा। ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं? चलो ठीक है। ठीक है, अब इसका अगर मुझे माध्यक निकालना होता तो रो डाटा में चेंज कर लिया। रो डाटा में चेंज करने के बाद बीच वाला नंबर देख लेता। अब इसके अंदर कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। 37 ही हो गया क्या? चाहे इनको जोड़ लो, इनका जोड़ और ये जोड़ सेम ही तो आएगा। 10 और 3 13, 13 और 7 20, 20 और 3 23 और 5 28 और 29, 28 और 9 37 हो गया। यानी अपने पास कितने हैं? 37 है। अब 37 एक सम संख्या है कि विषम संख्या है? आप कहोगे जी ये विषम संख्या है। अब जब विषम संख्या हो तो हम उसका माध्यक माध्यक कैसे निकालते हैं? जब विषम संख्या होगी तो उसका माध्यक जो है वो बराबर हो जाएगा n+1/2 के। n+1/2वां जो पद होगा ना उसके। अब 37 + 1 38, 38 बटा 2 कितना हो गया? 19वां हो गया। यानी 19वां पद देखना आपने। ये तो अपना 10 हो गया, ये 3 हो गया, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19वां पद कितना आ गया? 2। यानी 2 जो है वो अपना क्या हो गया? माध्यक हो गया, मीडियन हो गया। बात समझ में आ गई? लेकिन यार इसको ऐसा करने में बहुत टाइम लग गया ना। पहले आपको इसने रो डाटा में चेंज किया, रो डाटा में फिर इसको ऐसा किया, बहुत टाइम लग गया। अब इसको ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट वे में करते हैं। किस तरीके से करेंगे वो देख लो। आपको ये तो पता है कि इनका जोड़ तो करना ही पड़ेगा। आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि टोटल डाटा पॉइंट्स कितने हैं, है ना? तो इनका जोड़ किया तो कितना पता चल गया? 37 पता चल गया। अब आपको पता चल गया कि 37 एक विषम संख्या है, तो जो हमारा माध्यक होगा वो क्या होगा? 37 + 1 38, 38 बटा 2 19। यानी जो 19वां पद होगा मुझे उसके मार्क्स पता करने हैं। मुझे पता करना है कि जो 19वां स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स हैं। कैसे पता करूंगा वो समझो। 10 तक तो स्टूडेंट यहाँ तक आ गए थे, है ना? 10 यहाँ हो गए थे, 3 स्टूडेंट ये थे, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 13 हो गए। ठीक है, 13 के बाद 7 स्टूडेंट ये थे, तो 13 7 कितना हो गया अपना? 13 7 हो गया अपना 13 7 20 हो गया। यानी 20 तक स्टूडेंट इसके अंदर आ गए। अब ध्यान से समझो, 13 तक स्टूडेंट तो यहीं तक आ गए थे, 13 से लेकर के 20 तक स्टूडेंट यहाँ तक आए। यानी जो 19वां स्टूडेंट है वो इसके अंदर मिलेगा मुझे, समझे? 13 तक तो यहीं तक आगे थे ना। 10 तक स्टूडेंट 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 0 नंबर आए, 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिसके 1 नंबर आए। तो जो 13 तक स्टूडेंट थे वो तो यहीं तक आ गए, है ना? 13 से लेकर के 20 तक स्टूडेंट इसके अंदर आए हैं। इसके अंदर जो 7, ये जो 7 आप देख रहे हो, इस 7 के अंदर 13वां स्टूडेंट भी होगा, नहीं 14वां स्टूडेंट भी होगा, सॉरी, है ना? क्योंकि 13 तक तो यहाँ आ गए। 15वां भी इसके अंदर पाएगा, 16वां भी इसके अंदर पाएगा, 17वां भी इसके अंदर पाएगा, 18वां भी इसके अंदर पाएगा, 19वां भी इसके अंदर पाएगा, 20वां भी इसके अंदर पाएगा। ये चीज़ है ना। और आपको 19वें का नंबर बताना है, तो 19वें का नंबर कितने मिलेंगे? 19वें स्टूडेंट का नंबर कितना होगा? 2 होगा। आप यहाँ से बता सकते थे, ठीक है? नहीं तो आप एक काम और कर सकते थे। अब ध्यान से समझिए, अब थोड़ा सा कंसेप्ट आगे जाएगा। एक काम और कर सकते थे, हम है ना यहाँ पे एक कॉलम और बना लेते, ज़्यादा आसान रहता। और वो कॉलम बनाता मैं संचयी बारंबारता का। क्या बोला मैंने? संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता। किसका कॉलम बना लिया मैंने? संचयी बारंबारता का। इसको सीएफ भी बोल देते हैं, लेकिन मैं संचयी बारंबारता बोल रहा हूँ। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? संचयी बारंबारता का इसका मतलब क्या होता? कि जैसे देखो, संचयी बारंबारता का मतलब है कि संचयी इकट्ठा कर लिया आपने, है ना? जैसे यहाँ पे तो 0 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं? 10 हैं। 1 मार्क्स वाले कितने हैं? 3 हैं। अब मैं पूछूँ कि यार 1 तक मार्क्स लाने वाले, क्या बोला मैंने? 1 तक मार्क्स लाने वाले, भाई जोड़ लो। 0 मार्क्स वाले भी उसमें आ गए और 1 मार्क्स वाले भी उसमें आ गए। जब मैंने कह दिया ना 1 तक मार्क्स लाने वाले, तो आपने 0 वाले भी उसके अंदर काउंट कर लिया, 1 वाला भी उसके अंदर काउंट कर लिया। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि 1 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो आप कह दोगे 13 हैं, क्योंकि आपने इनको जोड़ लिया। मैं आपसे कहूँ कि 2 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो आप इनको जोड़ लोगे, ये हो जाएगा 20। आप कह दोगे जी 20 स्टूडेंट हैं जिनके 2 तक मार्क्स आए हैं, समझे ना? तो वही काम ये संचयी बारंबारता करता है। ये क्या कर देता है, यहाँ पे 10 लिख देगा, भाई 0 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 10 हैं। बस आप ऐसे समझो, संचयी बारंबारता जो है ना वो यहाँ पे तक लगा देता है, ऐसे समझ लो चाहे, है ना? 1 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 10 और 3 13 हैं, ऐसे। 2 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 13 तो यहीं तक हो गए थे, 13 और 7 20 हैं। 3 तक मार्क्स लाने वाले 20 और 3 23 हैं। या फिर आप ऐसे समझ लो, देखो 4 तक मार्क्स लाने वाले 23 और 5 ऐसे जोड़ लो चाहे। या फिर आप ऐसे समझ लो, 23 तो यहीं भी हो गए थे, 23 में 5 जोड़ लो, 23 और 5 28 हैं। 5 तक मार्क्स लाने वाले 28 में 9 जोड़ लो, 37 हैं।
तो ये संचयी बारंबारता का काम होता है। अब संचयी बारंबारता से प्रॉफिट क्या मिलता है हमें, वो देखो। हमें कौन सा स्टूडेंट देखना था, हमें स्टूडेंट देखना था ये कौन सा था, 19वां स्टूडेंट। अब आपको यहीं पे पता चल गया कि यार 20 स्टूडेंट यहाँ तक आ लिए, है ना, तो 19वां स्टूडेंट होगा वो इसके अंदर ही मिलेगा। समझ गए ना, यहाँ पे तो 13 स्टूडेंट आ लिए, तो जो 19वां स्टूडेंट है वो कहाँ मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा। तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, मैंने संचयी बारंबारता देखी और उसी से मेरा काम बन गया। या फिर आप ऐसे कह लो कि जौन सा स्टूडेंट मुझे चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 19वां स्टूडेंट, तो मैं संचयी बारंबारता में क्या देखूंगा, उससे या तो 19 मिल जाए या 19 से ज़्यादा मिल जाए। जो ये जो 19वां स्टूडेंट की मुझे उसके 19वें स्टूडेंट का नंबर निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा, संचयी बारंबारता में देखूंगा या तो 19वां हो या 19 से ज़्यादा हो। जो मुझे निकालना है ना, जो मेरा माध्यक है, जैसे यहाँ पे 19वां मेरा माध्यक है, तो आप संचयी बारंबारता में देखेंगे कि या तो वो माध्यक मिल जाए, जैसे 19 मिल जाए, या फिर 19 से ज़्यादा मिल जाए। जैसे यहाँ पे 19 तो था नहीं, 19 से ज़्यादा वाले को मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि 13 तक तो स्टूडेंट यहीं आगे थे। 13 से लेकर के जो बाकी के स्टूडेंट हैं वो इसके अंदर आएंगे। तो जो 19वां स्टूडेंट है वो आपको यहीं पे मिलेगा। ऐसे समझ लो चाहे। बात समझ में आ गई? संचयी बारंबारता से आपको सोचने में मदद मिल गई। जैसे आपको मान लो, आपको पता करना होता कि 24वें स्टूडेंट का कितने मार्क्स आए। तो आप कैसे पता करते हैं? आपको या तो ये सोचना पड़ता, नहीं तो आप यहीं पे देख लो। आपको किसका पता करना है? 24वें स्टूडेंट का, है ना? तो आप संचयी बारंबारता में देख लो, या तो 24 लिखा हो या फिर 24 से ज़्यादा लिखा हो। अब 24 से ज़्यादा क्या लिखा है? 28, तो आप इस 28 को सिलेक्ट कर लो। इसको सिलेक्ट कर लिया, आपको पता चल गया कि जो 24वां स्टूडेंट है उसके 4 मार्क्स आए होंगे। चाहे आप काउंट करके देख लो, यहाँ पे तो 19 हो गए थे, 20, 21, 22, 23, 24। 24 में कितने आए? 4 मार्क्स आए। समझे? ये फ़ायदा करता है हमारा संचयी बारंबारता। हमें क्वेश्चन को करने में सहूलियत देता है। बस समझ में आ गई? ये चीज़ है। एक क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि संचयी बारंबारता कैसे हमारी हेल्प करता है। उसके बाद फिर अपन ग्रुप डाटा को लेंगे। ठीक है? ये क्वेश्चन देखो आप। हुँ, मुझे इसका है ना बाध्यक निकालना है। ठीक है? अब यहाँ पे देखा कि 20 अंक प्राप्त करने वाले 6 स्टूडेंट हैं, 25 अंक प्राप्त करने वाले 20 स्टूडेंट हैं, 28 अंक प्राप्त करने वाले 24 स्टूडेंट हैं, 29 अंक प्राप्त करने वाले 28 स्टूडेंट हैं। है ना? अब मुझे निकालना है माध्यक। माध्यक का क्या मतलब है? जैसे इसके अंदर स्टूडेंट कितने हैं? 100। अब 100 क्या है आपका, सम संख्या की विषम संख्या है? आप कहोगे जी सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। अब जब सम संख्या आपको दे रखी है, तो उसका माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या है कि इसका आधा कर लो। 100 का आधा 50, यानी आपको 50वां स्टूडेंट और, क्योंकि सम है ना, और 50 में एक जोड़ लो, 51वां स्टूडेंट। 50वां स्टूडेंट और जो 51वां स्टूडेंट है, इनके जो नंबर आए हैं उनका एवरेज निकालना है। ठीक है? अब एक काम तो आप ये कर सकते हो, भाई आप संचयी बारंबारता ना बनाओ और आप ऐसे सोचो कि भाई 50वां स्टूडेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ तो 6 स्टूडेंट हो गए, फिर 26 यहाँ तक हो जाएंगे, है ना? 26 और 4, 24, 50, 50 तक यहाँ तक स्टूडेंट हो जाएंगे, यानी 50वां जो स्टूडेंट है उसके 28 मार्क्स आए, जो 51वां स्टूडेंट है उसके 29 मार्क्स आए होंगे। फिर इनको जोड़ के एवरेज निकाल लो। एक काम ये कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको सोचना पड़ा ना। इससे बढ़िया आप क्या करो, संचयी बारंबारता का कॉलम बना लो। ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा संचयी बारंबारता का। क्यों? ये देखो, जब मैंने संचयी बारंबारता का कॉलम बनाया ना, तो यहाँ पे तो क्या मैं लिखूंगा, 6 लिखूंगा, है ना? फिर इससे आगे 6 में 20 जोड़ दूंगा, यानी 26। 26 क्यों? क्योंकि ये संचयी बारंबारता क्या करता है, ये 25 नहीं है, संचयी बारंबारता के लिए ये 25 तक है। 25 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 26 हो गए। ठीक है ना? फिर 26 में 24 और जोड़ लो, 50 हो गया। 50 में 28 और जोड़ लो, 78 हो गया। 60, 17, हाँ 78 हो गया। 78 में 15 और जोड़ लो, तो 8 और 5 13, एक आंसर ऊपर 7, 8, 9, 93 हो गया। 93 में 4 जोड़ लो, 97 हो गया। 97 में 2, 99 हो गया। 99 में 1, 100 हो गया। समझे? यहाँ पे 97 का क्या मतलब पता चल गया? 97 का मतलब है कि 38 तक, 38 मार्क्स नहीं, 38 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 97 स्टूडेंट हैं। 43 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 100 स्टूडेंट हैं। ये मतलब हो गया। अब आपको क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, आप सिंपल देख लो कि माध्यक निकालना है, तो यहाँ पे सम संख्या है, सम संख्या, तो मुझे 50वें और 91वें स्टूडेंट का एवरेज चाहिएगा, है ना? अब 50वां और 91वां कहाँ मिलेगा देखते हैं। तो आप देख लो कि 50 कहाँ है, ये रहा 50, यानी जो 50वां स्टूडेंट है ना उसके कितने मार्क्स आए हैं? 28 मार्क्स आए हैं। समझे? और जो 51वां स्टूडेंट होगा वो यहाँ पे मिलेगा, उसके कितने मार्क्स आए हैं? 29 मार्क्स आए हैं। भाई 50वें स्टूडेंट के तो 28 मार्क्स आए हैं, 50 तक स्टूडेंट यहाँ पे हो गए, जो 50वां स्टूडेंट है उसके 28 मार्क्स आए हैं। 78 तक स्टूडेंट यहाँ पे हो गए, जो 78वां स्टूडेंट, जो अपना 51वां स्टूडेंट है वो इसके अंदर ही मिलेगा आपको, उसके कितने मार्क्स आए हैं? 29 मार्क्स आए हैं। तो 50वें स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए? 28, और 51वें स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए? 29। इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं? जोड़ करके आधा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया अपना 57/2। इसको अगर आप आधा करोगे तो ये हो गया अपना 27 दूनी 54, 28 दूनी 56, 28.5 हो गया। यानी ये आपका माध्यक आ गया। संचय बारंबारता हेल्प कर देता है हमारी माध्यक निकालने में। समझे?
ठीक है। अब ये जो बात करी हमने, ये बात करी हमने किसकी? अनग्रुप डाटा की। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं, जगह बन जाए अपने पास। अब हम बात करेंगे किसकी? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। जब आपको जो डाटा है वो वर्गीकृत बारंबारता बंटन में दिया हो, तब आप माध्यक कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं जानबूझ के। जब आपको डाटा किस में दिया हो? वर्गीकृत बारंबारता बंटन में। मतलब कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे मार्क्स लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया अपने ने नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मैंने ग्रुप बना दिया, मान लो मैंने क्या दिया कि भाई 0 से 10 तक मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 तक मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 तक मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 30 से 40 तक मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट हैं, 40 से 50 तक मार्क्स लाने वाले 1 स्टूडेंट है। मान लो ऐसा लिख दिया मैंने, है ना। अब मुझे निकालना है इसका माध्यक। माध्यक कैसे निकालूंगा? सबसे पहले तो मुझे जोड़ना पड़ेगा इनको, है ना। या फिर एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे संचय बारंबारता बना सकता हूँ। बताया ना मैंने आपको कि संचय बारंबारता बनाओगे तो ज़्यादा आसान रह जाएगा। तो संचय बारंबारता बना लो, है ना, या फिर उसको जोड़ लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो संचय बारंबारता बना लेते हैं। इसका तरीका क्या है? 3 लिखो, पहले वाला तो सेम लिखो, इसमें फिर आगे आगे जोड़ते जाओ। 3 और 5 8। यहाँ पे 8 का क्या मतलब है कि 20 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 8 स्टूडेंट हैं। 8 में 2 जोड़ लो, 10। 10 का क्या मतलब है कि 30 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। 10 में 7 जोड़ लो, 17। 17 का क्या मतलब हो गया कि 40 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 17 स्टूडेंट हैं। 17 में 1 जोड़ लो, 18। यानी आपको पता चल गया कि टोटल 18 स्टूडेंट आपके। तो आप यहाँ पे लिख लो 18, इनका जोड़ भी 18 आएगा। ध्यान रखिएगा, इसका जोड़ और इसका लास्ट वाला ये दोनों सेम आते हैं। बस समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब आपको निकालना है क्या? माध्यक। माध्यक कैसे निकालोगे? ये जो 18 स्टूडेंट हैं, 18 हमारे यहाँ पे क्या है? सम संख्या है। यानी आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे सम संख्या नहीं बनाता हूँ, मैं विषम संख्या बनाता हूँ। सम संख्या से भी हो जाता, लेकिन मुझे समझाना है ना आपको क्वेश्चन, तो सम संख्या में तो एवरेज निकालना पड़ता। अभी मैंने इसको विषम संख्या बना लिया। 17 में 2 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। अब समझाना आसान हो जाएगा मुझे। सम संख्या में भी कोई दिक्कत नहीं थी, विषम संख्या जानबूझ के बनाया ताकि आसानी से समझाया जा सके। एक बार कंसेप्ट को समझा दूं, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन लेंगे ना, तो उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सम संख्या में भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस आपको उसका फिर 9वें और 10वें स्टूडेंट का एवरेज निकालना पड़ता। अब यहाँ पे देखो 19 हो गया। अब आपको माध्यक निकालना है। 19 की आपका विषम संख्या होगी अब, है ना। विषम संख्या का माध्यक कैसे निकालते हैं? आप क्या कर लेते हैं, n+1/2 ऐसे करते हैं। तो 19 में 1 जोड़ लो, 20 20/2 10वां। यानी आपको 10वें स्टूडेंट का मार्क्स निकालना है। किसके मार्क्स निकालने हैं? 10वें स्टूडेंट के। आपको ये पता करना है कि जो 10वां स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स आए। अब 10वां स्टूडेंट मिलेगा कहाँ पे? संचय बारंबारता में देख लें। 10वां, अब जैसे संचय बारंबारता में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 10 लिखा है ना, तो संचय बारंबारता में आप देखते हैं कि 10 कहाँ पे लिखा है। जैसे आपको यहाँ पे 10वां स्टूडेंट देखना है, तो आप देखो कि संचय बारंबारता में या तो 10 लिखा हो या 10 से ज़्यादा लिखा हो। यहाँ पे 10 आ गया ना, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो। इसको आपने क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। यहाँ जो 10वां स्टूडेंट है, इसके अंदर देखो 3 स्टूडेंट तो यहाँ तक आ गए थे, 8 स्टूडेंट यहाँ तक आ गए थे, है ना, और 10 तक स्टूडेंट यहाँ पे आ गए। यानी 9, इसके अंदर 9वां स्टूडेंट भी पाएगा, इसके अंदर 10वां स्टूडेंट भी पाएगा। हमें किसके मार्क्स लेने हैं? 10वें स्टूडेंट के। तो जो 10वें स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 20 से 30 के बीच में है। यानी मुझे ये पता चल गया कि 10वें स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो क्या है? वो हमारे 20 से 30 के बीच में है। किसके बीच में है? 20 से 30 के बीच में है। लेकिन कितने हैं वो नहीं पता, और ना ही आप बता सकते। हो सकता था कि 10वें स्टूडेंट के मार्क्स अपने 15 हों, हो सकता था 14 हो सकता था 20 हों ना। 15 तो नहीं होगा, 20 से 30 के बीच में है ना। 25 हो सकता है, 24 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं उस चीज़ का। ठीक है। तो आप जब आपको ग्रुप डाटा दिया हो ना, तब आप सिर्फ माध्यक का एस्टिमेशन लगा सकते हैं। सिर्फ आप उसका एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि भैया इसके मार्क्स ये हो सकते हैं, है ना। आप कहेंगे ऐसे कैसे एस्टिमेशन लगा सकते हैं? तो माध्यक जब हम निकालते हैं ना ग्रुप डाटा में, तो हम ये मान के चलते हैं कि सबके मार्क्स ऐसे बढ़ रहे होंगे, सबके मार्क्स यूनिफॉर्मली ऐसे बढ़ रहे होंगे। क्योंकि आपको हमने बताया कि माध्यक तब निकलेगा जब आप डाटा को ऑर्गेनाइज वे में लिखें, या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। आप यहाँ पे देखें सबके मार्क्स बढ़ रहे हैं, है ना, बढ़ते हुए क्रम में है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो ये जितने भी हमारे पास बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, इन सबके मार्क्स जो है ना हमने इस तरीके से अरेंज कर रखे हैं कि सबके मार्क्स बढ़ रहे हैं। सबके मार्क्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबके मार्क्स इक्वल हैं, ऐसा नहीं मान के चलते हैं। भाई मान लो कि आप अपनी क्लास में 20 स्टूडेंट है, आप सबका वजन मापना चाहते हो, तो मैक्सिमम चांस किसका है कि सबका वजन अलग अलग आए कि सबका वजन सेम आए? 20 के 20 लोग बच्चों का वजन बिल्कुल 40 किलो आ गया, इसके ज़्यादा चांस है कि थोड़ा मोटा ऊपर नीचे चलता रहेगा, इसके ज़्यादा चांस है। आप कहोगे जी ऊपर नीचे चलेगा, 20 स्टूडेंट जो है उनका वजन जो है वो सेम तो आएगा नहीं, मैक्सिमम चांस तो यही है।
ठीक है ना। तो हम ऐसा ही मान के चलते हैं, क्योंकि आप एक्चुअल माध्यक तो बता ही नहीं सकते ना। आप क्या करते हैं, आप ये मान के चलते हैं कि जो डाटा पॉइंट्स हमारे पास, उनमें जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, ऐसे वो ग्राफिकली ऐसे बढ़ रही है। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली बढ़ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं कि जो हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्मली ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब समझो, जैसे यहाँ पे 3 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 तक आए। हम ये मान के चलते हैं कि जो 3 स्टूडेंट है ना, इसमें मान लो पहले स्टूडेंट के मार्क्स आए 5 मान लो, तो जो अगला स्टूडेंट है उसके मार्क्स इससे पिछले वाले से ज़्यादा आए होंगे। ऐसा हम मान के चलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि भाई इससे ज़्यादा ही आए हों। ठीक है, लेकिन या तो इसके बराबर ही आएँगे या इससे ज़्यादा आएँगे, इससे कम नहीं आ सकते। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि माध्यक जब हम निकालते हैं तो हम उसको पहले अरेंज करते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला स्टूडेंट है अगर उसके 5 मार्क्स आए हैं तो अगले वाले स्टूडेंट के उससे ज़्यादा ही मार्क्स आए होंगे। ठीक है ना? मान लो कि पहले वाले स्टूडेंट के 3 मार्क्स आए तो उससे वाले के अगले वाले के ज़्यादा आए होंगे या फिर इसके बराबर आ सकते हैं। लेकिन इससे कम नहीं होगा, क्योंकि आपने माध्यक निकाल रहे हो तो आप माध्यक में डाटा को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। बताया तो था स्टार्टिंग में, बात समझ में आ गई? इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो डाटा है ना ये बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं। मान लो कि पहले स्टूडेंट के अगर 21 नंबर आए हैं, तो जो दूसरा स्टूडेंट है ना, उसके हो सकता है कि 23 नंबर आए हों, 22 नंबर आए हों, इससे आगे इससे बढ़ते हुए क्रम में आएँगे। ठीक है? तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ध्यान से समझना अब। माध्यक का मतलब क्या है? अब पता चलेगा। क्योंकि ग्रुप डाटा में आप माध्यक बता नहीं सकते, एक्चुअल माध्यक नहीं बता सकते। ग्रुप डाटा में जो बीच वाला डाटा पॉइंट है उसकी वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ग्रुप डाटा में तो आप सिर्फ एस्टिमेशन लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ध्यान से समझना, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ये जो ग्राफ बना रहा हूँ ना, इसको हम बोलते हैं ओजाइव ग्राफ। क्या बोलते हैं? ओजाइव ग्राफ। हिंदी में बोलते हैं तोरण। अपनी जो अगली एक्सरसाइज है ना, उसमें आप इसके बारे में ज़्यादा सीखेंगे 14.4 में। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, है ना। इसमें ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो समझ लो। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख देते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20 है ना, तो ये 0 हो गया, ये हो गया 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, है ना, ऐसा बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे आप लिखते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, जो आपकी संचयी बारंबारता है ना, उसको लिखते हैं। किसको लिखते हैं? संचयी बारंबारता को। अब यहाँ पे है ना हम फॉर्मूला बना रहे हैं, इसमें माध्यक निकालना है ना। आपको ये पता है कि माध्यक 20 से 30 के बीच में है ना। वो है कौन सा, उसके लिए एक फॉर्मूला है, माध्यक निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है? वो है L प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ गुणा में एच। ये हमारा फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? ये माध्यक निकालने का। किसका फॉर्मूला है? माध्यक निकालने का, है ना। ये फॉर्मूला करता क्या है, ये जो हमारे पास डाटा है ना उसको ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिख देता है, उसको ऐसे अरेंज कर देता है, सबको बराबर बराबर बांट देता है, सबके बीच का जो गैप है ना वो बराबर बराबर कर देता है। और उसके बाद आपको बताता है कि जो 10वां स्टूडेंट का बताना है ना, जो 10वां स्टूडेंट होगा उसके कितने मार्क्स हैं, ये बता देता है अपने को। समझे? अच्छा, एक बात और बताना भूल गया मैं। जो अपना ग्रुप डाटा होता है ना, ग्रुप डाटा, सबसे पहली बात तो ग्रुप डाटा बनाते क्यों है? क्योंकि आपके पास डाटा पॉइंट्स जो है ना वो ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे टोटल देखो 19 बच्चे हैं, 19 बच्चे भी एक प्रकार से ज़्यादा ही बच्चे हैं। ठीक है ना। तो जो 19 बच्चे हैं वो उनका डाटा पॉइंट, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। अब जब संख्या ज़्यादा है तो चाहे आप 9वें स्टूडेंट का मार्क्स निकालो, चाहे आप 9.5वें स्टूडेंट का मार्क्स निकालो, इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। समझो, चाहे आप 9.5वें स्टूडेंट का मार्क्स निकालो, चाहे आप 10वें स्टूडेंट का मार्क्स निकालो, इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या कहा कि जब हमें ग्रुप डाटा दिया होगा ना, तो हम है ना सम विषम संख्या का चक्कर नहीं रखेंगे। सम विषम संख्या का चक्कर नहीं रखेंगे। ध्यान रखिए, इसका चक्कर नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि वैसे भी आपको डाटा जो मिलेगा, आपको जो माध्यक मिलेगा वो एवरेज मिलेगा, एस्टिमेटेड मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक्यूरेट माध्यक मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भैया सम विषम संख्या का चक्कर ही छोड़ दो। जितने स्टूडेंट यहाँ पे आए ना उसको आधा कर लेना, सिंपल। उनका क्या कर लेना? आधा। यानी अब आपको 10वें स्टूडेंट का मार्क्स नहीं बताना, आपको सम विषम का संख्या का चक्कर ही नहीं है। ग्रुप डाटा में सम विषम संख्या का चक्कर ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका रीजन पता चल गया। उसका रीजन ये है कि क्योंकि ग्रुप डाटा में डाटा बहुत ज़्यादा, डाटा पॉइंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से चाहे आप 9वें स्टूडेंट का मार्क्स निकालो, चाहे आप 9.5 का मार्क्स निकालो, इनमें आधे नंबर से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे मुझे 10वें स्टूडेंट का मार्क्स निकालता या फिर 9.5 स्टूडेंट का मार्क्स निकालता, उसका जो मार्क्स है ना उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा। क्योंकि है ना वो आधा नंबर हो गया और आधा नंबर डाटा पॉइंट्स ज़्यादा ही हैं। अगर मान लो 19 के बजाय सिर्फ 5 व्यक्ति होते हैं फिर फर्क पड़ सकता था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे डाटा पॉइंट्स ज़्यादा हैं, 19 डाटा पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसका आधा कर लेते हैं, यानी n/2 कर लेते हैं डायरेक्टली। n/2, 19 का आधा कितना हो गया अपना? 9.5 हो गया क्या? 9.5, यानी मुझे 9.5
9.5 में वैसे कहना गलती होगा, लेकिन समझने के लिहाज से समझो कि 9वें और 9.5 का क्या मतलब हो गया, 9वें और 10वें का एवरेज ना है। तो 9.5 स्टूडेंट का आपको नंबर निकालना है, आपको ये पता करना है कि 9.5 स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए। तो आप किसकी मदद कर सकते हो, इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं उसको भी सीखेंगे, लेकिन पहले हम ये देख रहे हैं कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से पहले वो सीख रहे हैं। अगर आपको ये नहीं देखना कि फॉर्मूला कहाँ से आया, डेरिवेशन नहीं सीखनी, तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, फिर आप उसको इस क्वेश्चन को इससे करके दिखाएंगे। लेकिन पहले देख लो कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, चाहे बेशक समझ में ना आए, लेकिन इसको समझ एक बार थोड़ी सी कोशिश करोगे ना, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, कहाँ से फॉर्मूला आया वो देखो। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 था, 3 लिख दिया। फिर 8, 10, 17, एक काम करते हैं, गैप सबका सेम ही रखते हैं। तो कितने कितने का गैप लूँ, 3-3 का गैप ले लें सब में, तो होगा 3, फिर 6, नहीं तो 5-5 का गैप ले लो, 5-5 का गैप भी ठीक है, 5-5 का ले लेता हूँ, समझाना ही तो है मुझे। तो 5, 10, 15, 20, है ना, 20 तक ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ये ध्यान से समझना, यहाँ पे 0 से 10 का क्या मतलब है कि 0 से 10 तक मार्क्स लाने वाले, 0 से 10 तक मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट थे, है ना। लेकिन हमने यहाँ पे है ना फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी है, हमने यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी है, संचयी बारंबारता लिखी है। इसलिए इस ग्राफ को बोलते हैं संचयी बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता वक्र। ठीक है, या फिर ओजाइव भी बोल देते हैं, दोनों ही नाम बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से 10 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं। तो आपने 10 पे 3 लगाना है। ये जो 10 है ना, ये जो अपर लिमिट होती है, ये जो अपर लिमिट होती है ग्राफ में, जब आप ओजाइव ग्राफ बनाते हैं या फिर संचयी बारंबारता वक्र बनाते हैं ना, तो इसकी हाई लिमिट पे देखते हैं। जैसे 10 है ना, तो 10 पे आप 3 लगाओगे, 10 पे आप कितने लगाओगे, 3, तो 3 आ गया यहाँ पे। 10 पे ही 3 क्यों लगाया, बीच में क्यों लगाया, इसका भी रीजन बताऊंगा, लेकिन पहले भी एक बार पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, 10 से 20 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 5 हैं। लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी, आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। यानी 20 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 8 हैं। 20 तक मार्क्स लाने कितने स्टूडेंट हैं, 8। तो आप 20 के ऊपर 8 लगा दोगे, 8 तक, ये 8 तक हो गया, समझे। ये तो 3 हो गया था, 5 यहाँ था ना, 3 ही हो गया, ये 8 हो गया, 10 यहाँ है, थोड़ा सा नीचे होगा। 30 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। 30 तक मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट है, थोड़ा सा ऊपर चल गया, ये यहाँ पर चल गया। 40 तक मार्क्स लाने वाले 17 स्टूडेंट हैं, 17 17 17, यहाँ हो गया, यहाँ पाएगा। 19 तक मार्क्स लाने वाले कितने, 50 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 19 स्टूडेंट हैं। यानी 50 पे अपना जाएगा 19 पे, थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा, ऐसे है ना, रफली बता रहा हूँ अभी तो मैं। फिर अपन 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था ना, 0 से 10 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट थे, 3 थे, है ना। तो आप ऐसे ग्राफ बनाते हैं, इसको हम कहते हैं ओजाइव। ठीक है, ये आप अगली एक्सरसाइज में ज़्यादा सीखेंगे। अभी तो मुझे सिर्फ एक ऊपर से बताना था, फॉर्मली बताना था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। आप ओजाइव का ग्राफ ऐसे बनाते हैं, क्योंकि डाटा जो है ना बढ़ रहा है हमेशा, ये डाटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ध्यान से समझो। 10 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं। अब जो 2 स्टूडेंट हैं, हमें मान के 10 तक मार्क्स लाने 3 स्टूडेंट है ना, तो हम ये मान के चलते हैं जो 3 स्टूडेंट है ना, उसमें मान लो पहले वाला स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, दूसरे वाला स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, तीसरे वाला स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, है ना। तो जो पहले वाला स्टूडेंट के नंबर हैं वो दूसरे वाले से कम होंगे, समझ रहे हो। इनके जो नंबर होंगे ना ऐसे बढ़ते हुए क्रम में होंगे। जैसे 20 से 30 तक मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 अपना ये हो गया, तो ये पॉइंट मैंने गलत ले लिया, थोड़ा सा ऊपर बनता है ये, ऐसा। ठीक है, तो 20 से 30 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं अपने पास, 2 स्टूडेंट हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लो पहला स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, जो अपना 9वां स्टूडेंट है वो मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, उसने उसके मार्क्स इतने आ गए, ठीक है। तो जो 10वां स्टूडेंट होगा इसके मार्क्स उससे ज़्यादा आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहला स्टूडेंट है अगर उसके मार्क्स कम है, तो उससे अगले वाले के स्टूडेंट ये बढ़ते जाते हैं। बढ़ते हुए क्रम में आपका माध्यक होता है, घटते हुए क्रम में भी हो सकता है, लेकिन हमें मान के चल रहे हैं कि बढ़ते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम का एक अलग सीन है, वो भी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। उसके अंदर ग्राफ नीचे जाता है, इसके अंदर ग्राफ ऊपर जा रहा है, समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ से है ना हम माध्यक का फॉर्मूला निकाल लेंगे। यहाँ से ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो समझिए। अब आपको ये तो पता है कि जो माध्यक आपका वो 20 से 30 के बीच में है, 20 से 30 के बीच में, यानी 20 ही हो गया, 30 ही हो गया। एक काम कर देता हूँ, इनको जोड़ देता हूँ ऐसे, मैं इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, है ना। इसको यहाँ पे जोड़ दिया, इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ध्यान से समझना। अब ये 20 हो गया, ठीक है, 20 ये हो गया, और यहाँ पे ये भिड़ा है, ये कितना अपना, ये अपना 9 पाएगा। कितना पाएगा, 9, 9 नहीं है 8 पाएगा, सॉरी, कितना पाएगा, 8। क्यों 8 पाएगा, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 20 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 8 हैं, है ना। तो जब आप 20 पे चेक कर रहे हो तो 20 की जो वाई एक्सिस है ये कितने मिलेगी आपको, 8 मिलेगी। ये कितना पॉइंट आपका, 8 है, ठीक है। 30 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट थे, 30 तक मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट थे। तो
हाँ 10 थे ना, तो मैंने गलत ले लिया क्या? अच्छा ये पॉइंट मैंने को थोड़ा सा गलत ले लिया, 2 मिनट को, क्योंकि मैंने ग्राफ पे नहीं बनाया ना ये चीज़। इसको मुझे थोड़ा थोड़ा साफ साफ करके बनाना पड़ेगा। वापस सुना रहा हूँ एक बार में। ग्राफ ठीक है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ग्राफ खुला खुला बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना फिर पॉइंट आएंगे नहीं। 2 मिनट को एक बार मैं ग्राफ बना दूँ बड़ा सारा, उसके बिना फिर समझाया नहीं जा सकता ना। वापस समझ लो एक बारी। ये देखो, यहाँ पे मैं गैप ले लेता हूँ 5-5 का। नहीं तो 5-5 का गैप भी क्या जरूरी है, 3-3 का ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। 3-3 का ले लो। 3 6 3 तिया 9 3 चौके 12 3 पंजे 15 3 छक्के 18 3 सत्ता 21, 21 तक होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे गैप ले लिया, ठीक है। कितने कितने का है, 10 से 20, 20 से 30 है ना। जीरो तो यहाँ था ही, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। अब देखो 0 से 10 तक मार्क्स लाने वाले, 10 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं, तो अब 10 के ऊपर 3 लगा दोगे ऐसे। 20 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 8 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे 20 पे लगाओगे 8, तो ये जाएगा अपना 9 यहाँ हो गया, 8 यहाँ पे कहीं पाना चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे 30 तक मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट हैं, 30 तक मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट है भैया, है ना। तो 10 अपना 9 तो यहीं हो गया था, 10 यहीं पे पाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। 40 तक मार्क्स लाने वाले 17 स्टूडेंट हैं, 40 तक मार्क्स लाने वाले 17 है ना, 15 ये हो गया, 16 17, 17 यहाँ पे पाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और 50 तक मार्क्स लाने वाले 19 स्टूडेंट हैं, 50 तक मार्क्स लाने वाले 19 हैं भैया, 18 तो ये हो गया, 18 तो ये हो गया अपना, है ना, और 19 अपना यहाँ पे पाएगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे जो ग्राफ है ना ये बढ़ेगा ऐसे, ये मिलेगा भैया इससे पूरा, ऐसे बढ़ेगा, इसको हम बोलते हैं ओजाइव ग्राफ, ठीक है, या फिर संचयी बारंबारता वक्र। बस सुनना की, अब आपको देखिए, आपको ये पता है कि जो माध्यक है, जो बीच वाला पॉइंट है वो 20 से 30 के बीच में है। अब इससे फॉर्मूला कैसे बनेगा वो समझ रहे हैं, तो 20 यहाँ पे हो गया, तो 20 को आपने इससे ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे जुड़ गया। तो जो 20 तक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट थे वो कितने थे अपने पास, 8 थे क्या, 8 ही पाएगा, हाँ 8 थे। तो ये जो वैल्यू है ना ये 8 है अपनी, आप प्रॉपर ग्राफ बना देंगे ना तब आपको पता चल जाएगा ये 8 है, कितना है 8। अच्छा 30 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट थे अपने पास, 30 तक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट थे, ग्राफ में देख लो चाहे, ये पाएंगे अपने 10। 30 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट थे, 10, आप चाहे उसमें देख लो, है ना। यानी ये वैल्यू अपने पास 8 है और ये वैल्यू अपने पास 10 है, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो माध्यक है वो इनके बीच में है, 20 से 30 के बीच में है, 20 से 30 के बीच में। कैसे पता चलेगा वो समझो, 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो 2 स्टूडेंट है ना, हम इनको ऐसे बांटते हैं ताकि इनके बीच का गैप सेम हो, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, इनके बीच का क्या हो, गैप सेम हो। भाई मान लो कि एक स्टूडेंट यहाँ पे है ना, दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे है, कहीं पे भी हो सकता है, गैप सेम होना चाहिए इनका, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा वो उसको समझना हमें। देखो अब मुझे पता है कि जो हमारा माध्यक है वो 20 से 30 के बीच में कहीं ना कहीं, है ना। कैसे मालूम चलेगा वो देखते हैं। हाँ देखो, मुझे पता करना है कि जो 9.5वां स्टूडेंट है, जो 9.5वां स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स है, यही तो बात है। n/2 का मतलब क्या हो गया, 19 का आधा 9.5। तो मुझे पता करना है कि जो 9.5वां स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स आए, ये बात है, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 8 तक, 8वां जो स्टूडेंट है, 8वां जो स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स हैं वो 20 हैं, इसका ये मतलब हुआ ना। जो 10वां स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स हैं, 30 हैं, चाहे आप इसमें देख लो। नहीं मैंने गलत बोल दिया क्या, मैंने उल्टा बोल दिया ना, ठीक है ठीक बोला मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो 8वां स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हैं, 20, या फिर आप कह लो 8 तक जो स्टूडेंट है, 8 तक नहीं, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जो 8 तक स्टूडेंट है उनके जो मार्क्स है ना वो 20 या 20 से कम है, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है ना। 8 जो 8वां, या फिर ऐसे समझ लो बिल्कुल सिंपल भाषा में कि 8वां जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हैं, 20 हैं, उसके मार्क्स कितने हैं, 20 हैं। जो 10वां स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हैं, 30 हैं, चाहे आप यहाँ पे चेक कर लो। जो आपका 8वां स्टूडेंट है, 8वां स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगा, 8वें स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, 20 हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। जो अपना 10वां स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हैं, 30 हैं, समझे। अब हमें यहाँ पे इसी के हिसाब से देखना है कि जो 9.5वां स्टूडेंट है वो उसके मार्क्स कितने होंगे। अब 9.5वां कहाँ पे मिलेगा, 9.5वां मिलेगा 9 यहाँ हो गया, 9.5वां अपना यहाँ पे मिलेगा कहीं ना कहीं, यहाँ मिलेगा, है ना। यानी ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा, 9.5 होगा, 9.5वां होगा। तो इसके हिसाब से मैं देख लेता हूँ कि इसके कितने मार्क्स होंगे, यहाँ पे मिला दिया, ये यहाँ पे मिला, इसको मैं नीचे ले आया,
इसको मैं नीचे ले आया। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये हमारा माध्यक कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? माध्यक। ठीक है? हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। हमें क्या है? इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला कैसे बनाएँगे वो देख रहे हैं अपन। ठीक है? क्वेश्चन कराना बहुत ही आसान है, क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन पहले एक बार फॉर्मूला आपको बता दें कि इसका फॉर्मूला कैसे आएगा। आपको ये पता चल गया ना कि 8वां जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हैं? 20 हैं। ऐसा हमने मान लिया, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, तो हमने ऐसा मान लिया कि जो 8वां स्टूडेंट है उसके मार्क्स जो हैं 20 या 20 से थोड़ा बहुत कम नीचे इतना पाएगा। है ना? ऐसे ही जो 10वां स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने पाएँगे? 30 पाएँगे। ठीक है? इसके बीच में ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है। इसके बीच में ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है? क्योंकि आपको डाटा पॉइंट्स तो मिले ही नहीं हुए, आपको मान के काम चलना कराना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं आप? अब मैं ना इसमें से है ना सबको मिटा देता हूँ और यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इसको ज़ूम कर रहा हूँ मैं थोड़ा-सा। हाँ, यहाँ ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। हुँ, जो ये 20 है, ये असल में हमारे पास लोअर लिमिट है। इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ? एल लिख देता हूँ। 20 की जगह मैंने लिख दिया एल, क्योंकि ये लोअर लिमिट थी, है ना? या फिर आप कह लो एल कोमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो एल कोमा 0 के रूप का हो गया। अब ये जो पॉइंट है, ये हमारा है एक्स कोमा 0। कौन-सा है? एक्स कोमा 0। यहाँ पे आपको इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, आपको यहाँ पे माध्यक निकालना है। तो हमारा माध्यक हो गया, माध्यक को मैंने लेट्स से एक्स मान लिया। ठीक है? ये जो हमारा 30 है, ये असल में क्या है? हमारी लोअर लिमिट में मैंने इसके बीच के गैप को जोड़ दिया। जैसे आप उसमें देखोगे, इसमें देखो, हमारे पास जो 20 है वो एक लोअर लिमिट है, और ये जो 30 है, ये एक प्रकार से आप कह सकते हो अपर लिमिट है, या फिर आप कह लो कि लोअर लिमिट में मैंने एच जोड़ दिया, जो इनके बीच का गैप है, 10 का गैप है ना, तो बीच में अगर मैं 10 जोड़ूँगा तो 30 आएगा। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इस 30 को लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ एल प्लस एच कोमा 0, एल प्लस एच कोमा 0, समझे? यहाँ पर मैंने तीनों पॉइंट्स के नाम लिख दिए। ये हो गया एल कोमा 0, ये हो गया एक्स कोमा 0, ये हो गया एल प्लस एच कोमा 0। जैसे हमने बहुलक निकाला था ना, बहुलक का फॉर्मूला, वैसे इस फॉर्मूले को भी डिराइव करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा 8 है, ये जो हमारा 8 है, ये, हाँ, ठीक है, ये जो हमारा 8 है, हम ग्राफ में देखते हैं कि 8 कहाँ पे था। ये ग्राफ में देखो 8 था यहाँ पे, है ना? इसको हम बोलते हैं सीएफ। इसको हम क्या बोलते हैं? सीएफ। अब कहेंगे सीएफ क्यों बोलते हैं? सीएफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी जोन-सा आप देख रहे हो ना, जिस क्लास इंटरवल में आप माध्यक देख रहे हो, उससे पहले जितनी बारंबारता है उसका जोड़। 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया ना? तो आपने इनका जोड़ निकाल लिया। इनका क्या निकाल लिया? जोड़। तो इसको हमने नाम दे दिया क्या? सीएफ। सिर्फ नाम दे दिया, ऐसे समझ लो। 8 को हमने क्या नाम दे दिया? सीएफ नाम दे दिया। इस 8 को मैंने नाम दे दिया लेट्स से सीएफ। इसको मैंने नाम दे दिया भैया सीएफ, है ना? ये जो 10 है, ये हमारे देखिए 10 कौन-सा है? देखें 10 कौन-सा है? 10 कौन-सा है? ये रहा 10, है ना? तो ये क्या है, एक प्रकार से हमारी ये जो, अगर मैंने इसको सीएफ माना, तो अगर मैं इस सीएफ में इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ दूँ, तो यही आएगा ना? तो इस 10 को मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ सीएफ प्लस एफ। इस 10 को मैं सीएफ प्लस एफ भी तो कह सकता हूँ ना? ये सीएफ हमने मानना है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है ही। तो ये कब आएगा? जब मैं सीएफ में एफ जोड़ दूँगा तभी तो ये आएगा। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं कह सकता हूँ 10 को सीएफ प्लस एफ। क्या बोल सकता हूँ मैं इसको? सीएफ प्लस एफ। थोड़ा-सा हाइलाइट कर दूँ, इसको भी हाइलाइट कर दूँ। ये जो पॉइंट है ये तो है हमारा सीएफ, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने कह दिया सीएफ प्लस एफ। इसको क्या बोल दिया? सीएफ प्लस एफ। ये हमारा सीएफ हो गया, ये हो गया हमारा सीएफ प्लस एफ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब हमारा एक्स कोमा 0 था। एक्स का मतलब अगर मैं देखूँ तो एक्स का मतलब ये था कि मुझे 9.5वें स्टूडेंट के मार्क्स बताने थे, जो कि मुझे पता नहीं थे कि 9.5वें स्टूडेंट के कितने मार्क्स थे, है ना? अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये कौन-सा है? 9.5वां है ना? कौन-सा नहीं, ये 9.5वां, क्योंकि आपको यही देखना था ना कि 9.5वें के मार्क्स कितने हैं, तो ये आपने 9.5वां माना था। अब 9.5वां कहाँ से आया था? 9.5 कहाँ से आया था? आपने क्या किया था? ये जो नंबर ऑफ आइटम्स जो थे, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स जो थे, इसका आधा कर दिया था। यानी एक प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये जो पॉइंट है, ये मेरा n/2 है। ये मेरा क्या है? n/2, n/2। इसको मैं थोड़ा-सा जगह मिल जाए तो लिख दूँ, n/2। समझ में आ गई? ठीक है। अब एक काम करता हूँ, ये सीएफ पॉइंट है, ये मुझे पता है कि ये जो पॉइंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये सीएफ है। यहाँ पे जब मैंने सीएफ लिखा ना, इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 0, सीएफ, क्योंकि ये वाई एक्स पे है। वाई अक्ष पे, वाई जो एक्सिस है उस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें वाई की वैल्यू तो होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू 0 होगी। जैसे यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें एक्स की वैल्यू तो होगी, लेकिन वाई की वैल्यू 0 होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे एल कोमा 0, एक्स कोमा 0, एल प्लस एच कोमा 0 लिखा था। यहाँ पे क्या होगा? ये जो पॉइंट है ना, इसके आगे 0 आ जाएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है। तो 0, n/2, 0, CF प्लस एफ। बस ये बात आपको समझनी थी। ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना अभी तक,
तब आप आगे वाला फॉर्मूला समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं समझ में आए तो उसको वापस से देख लो। देखो, सबसे पहले तो मैंने इनके नाम लिख दिए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। फिर मैंने इनके नाम लिखे, यहाँ पे जो एल था वो इसके साथ मिला हुआ था। अब ये क्या हमारा सी एफ है भाई, जो जो हमारी लोअर लिमिट थी उसकी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को हमने क्या बोल दिया, सी एफ बोल दिया। ध्यान से देखो ना, लोअर लिमिट हमारी क्या थी, 20 थी, और 20 की फ्रिक्वेंसी क्या थी, 8 थी, इसको मैंने सी एफ नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको मैंने नाम दे दिया सी एफ। ठीक है, अच्छा इसको अब ये नाम हो गया हमारा एन बाई टू, क्योंकि हमने देख लिया कि यहाँ पे 9.5 लिखा था हमने। अब 9.5 कहाँ से आया था, एन बाई टू से आया था, है ना। इसको मैंने क्या लिखा था, इसको मैंने लिखा था 10 लिखा था मेरे ख्याल से ना, हाँ 10 लिखा था। ये 10 कहाँ से आया था, सी एफ में आपने एफ जोड़ दिया, 8 में 2 जोड़ दिया, तभी तो 10 आया था। तो सी एफ प्लस एफ कहते हैं इसको, सी एफ प्लस एफ। बात समझ में आ गई, ये मैंने नाम लिख दिया। अब एक ध्यान से बात समझना, जो इसका और इसका रेशो होगा वही सेम रेशो इसका और इसका होगा। समझ रहे हो, जैसे जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये भी पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये पॉइंट पीछे सरकता जाएगा वैसे वैसे ये पॉइंट भी पीछे सरकता जाएगा, है ना। जो इनका रेशो होगा सेम रेशो इनका होगा। अब कहेंगे ऐसा होता क्यों है, इसका भी रीजन है। यहाँ पे आप ट्राइंगल बना के देख सकते हो, मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि बताऊंगा फिर ज़्यादा उलझ जाओगे। ये ट्राइंगल बना लो, ये ट्राइंगल बना लो, आप देखोगे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल समरूप हैं। जब दो ट्राइंगल समरूप होते हैं ना, अब बना के दिखाऊंगा आपको मैं, ऐसे ऐसे बनाते देते हैं, है ना। ये दोनों अगर ट्रायंगल समरूप होते हैं तो इनका मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होता है, तो वहां की वजह से इसका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो सेम हो जाता है। समझे, यानी मैं कह सकता हूं कि लाल और हरी का जो रेशो है ये बराबर होगा इस लाल और इस हरी के रेशो के, है ना। इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर होगा। जैसे हमने बहुलक में किया था, वहां पे भी उनका रेशो उनके रेशो बराबर थे ना, वैसे ही। तो एक काम तो मैं कर सकता हूँ कि पहले मैं इनका रेशो निकाल लूँ और फिर यहाँ पे रेशो लगा दूँ, और फिर वहाँ पे आप विभाजन सूत्र, जैसे हमने पिछली बार किया था, विभाजन सूत्र से आप फॉर्मूला बना ले। लेकिन वैसा भी वैसा करेंगे नहीं, कर सकते हैं लेकिन करूंगा नहीं मैं ऐसे। मैं डायरेक्टली इनका भी रेशो निकाल लूंगा, इसका भी रेशो निकाल लूंगा। रेशो का मतलब क्या होता है कि इनकी लेंथ निकाल के बटे में लिख दो, इनकी लेंथ निकाल के बटे में लिख दो, और इन दोनों को बराबर रख देंगे। समझो कैसे, जैसे इसकी लेंथ क्या होगी, लाल वाले की लेंथ, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो एक प्रकार से आपको ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है एल कोमा जीरो और यहाँ पे लिखा है आपका एक्स कोमा जीरो। अब इसके बीच के डिस्टेंस कैसे पता कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास, दूरी सूत्र। जब हमें दो पॉइंट्स दिए हों तो उनके बीच के डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं दूरी सूत्र लगा करके। तो जब मैं दूरी सूत्र लगाऊंगा ना इस पे, तो इनके बीच के डिस्टेंस क्या आएगी, ये आ जाएगी अपनी अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, याद है, यानी एक्स माइनस एल का स्क्वायर। ये झपका मार रही है भाई, ठीक है। और जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर, जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक प्रकार से एक्स माइनस एल का स्क्वायर प्लस जीरो में से जीरो गया जीरो का स्क्वायर, तो एक प्रकार से हो गया एक्स माइनस एल का स्क्वायर, और ऊपर लगा हुआ है अंडर रूट ऐसे, तो स्क्वायर से रूट कट गया, आपका क्या आ गया, एक्स माइनस एल आ गया। समझे, यानी इनकी डिस्टेंस कितनी आ गई, लाल वाले की एक्स माइनस एल आ गई। तो एक्स माइनस एल बटे में ग्रीन वाले की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल प्लस एच माइनस एक्स, एल प्लस एच माइनस एक्स। मैं कर नहीं रहा हूँ, इसको करके नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही करना है बिल्कुल सेम टू सेम। यानी इनका जो रेशो है वो कितना आ गया, एक्स माइनस एल बटे में एल प्लस एच माइनस एक्स। रेशो का मतलब बटे में लिख देना, ठीक है। बराबर होगा किसके, इनके रेशो के। लाल और हरी का जो रेशो है वो इस लाल और हरी के रेशो के बराबर होगा, है ना। अब इस लाल वाले का रेशो क्या आएगा, अगर आप देखोगे तो एन बाई टू माइनस सी एफ, क्या आएगा, एन बाई टू माइनस सी एफ आएगा, बटे में इसका रेशो क्या आएगा, सी एफ प्लस एफ बटा माइनस सी एफ प्लस एफ माइनस एन बाई टू आएगा। समझे, ये हमने रेशो निकाल लिया, इसका रेशो और इनका रेशो, इन दोनों का जो रेशो है ना वो बराबर होगा, वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। बात समझ में आ गई, इसको देता हूँ मिटा। इसको मुझे यहाँ लेके आना पड़ेगा ना। चलो जी, अब इसको सोल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। करके दिखाऊं, इसके से मल्टीप्लाई कर लो, इसके से कर लो, तो हो गया आपका एक्स सी एफ, पहले मैं एक्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबके साथ, प्लस में एक्स एफ माइनस का एक्स एन एफ, एक्स एन बाई टू, ठीक है, माइनस का एल सी एफ माइनस का एल एफ प्लस का एल एन बाई टू। मल्टीप्लाई कर ली, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, पहले मैं एल की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, ये हो जाएगा एल एन बाई टू पल माइनस का एल सी एफ, फिर प्लस में एच एन बाई टू, इसको इस तरफ सरका देता हूँ, चलो ठीक है, माइनस का एच सी एफ माइनस का एक्स एन बाई टू
प्लस का XCF, ये हो गया। अब कट जाएंगे, देखो यहाँ पे बराबर का निशान है ना, तो ln/2 से ln/2 कट गया, और LCF से LCF कट गया, और भी कटेंगे बहुत सारे। xn/2 से xn/2 कट गया, XF भी कटेगा क्या, नहीं, XCF से XCF कट गया। यहाँ पे आपका क्या बच गया, ये बच गया, ये बच गया, सिर्फ यही बच गया, ये बच गया XF माइनस LF, ठीक है, बराबर में। यहाँ पे क्या बच जाएगा अपना, यहाँ पे बच जाएगा HN/2 माइनस का HCF, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, F कॉमन है, यहाँ पे बच गया X माइनस L। इन दोनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे जी अपना H कॉमन है, यहाँ पे बच गया आपका N/2 माइनस का CF, ठीक है। अब यहाँ से मैं X की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कैसे, X माइनस L बराबर हो गया H इंटू N/2 माइनस CF, ठीक है। मैंने F को नीचे भेज दिया ऐसे, ये जो F गुणा में था इसको मैंने नीचे भेज दिया, ये हो गया। अब माइनस का L वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, यानी X की वैल्यू क्या आ गई, L प्लस में H इंटू N/2 माइनस CF अपॉन में F। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, माध्यक का। अब आपकी जो बुक है उसमें ऐसे लिखा होगा, X बराबर L प्लस में N/2 माइनस CF इंटू में H अपॉन में F। ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपके बुक में लिखा होगा, दोनों ही सेम है, ठीक है। वापस समझ लो फॉर्मूला आया कहाँ से, हमने ये मान लिया कि जो हमारे पास डाटा है वो बढ़ते हुए क्रम में है। ऑब्वियस सी बात है कि जो डाटा पॉइंट्स हैं वो बढ़ते हुए क्रम में ही होंगे। माध्यक तभी निकाल पाते हो ना जब आप उस रो डाटा को बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हो। तो आपने मैं ये मान लिया कि जो डाटा है वो बढ़ते हुए क्रम में है। अब बढ़ते हुए क्रम में है तो ग्राफ जो है ना वो ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओजाइव। ओजाइव बनाना हम अगली क्लास में भी सीखेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बताया था, ठीक है ना। तो ये हमने ओजाइव बना दिया। ओजाइव बनाने के बाद इसको प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, ओजाइव बोल देते हैं, कई ओजीव भी बोल देते हैं, मैं ओजाइव बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने के बाद मैंने यहाँ पे देखा कि भैया जो मेरा माध्यक है वो इनके बीच में है ना। मुझे ये तो पता चल गया कि जो मेरा माध्यक है, मुझे 9.5 में स्टूडेंट का मार्क्स निकालना है ना। तो मुझे पता चल गया कि 9.5 में स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो 20 से 30 के बीच में है। अब कहाँ होगा वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम है ना मान लेते हैं कि ये हमारा लोअर लिमिट हो गई, ये उसकी हायर लिमिट हो गई। तो इसको मैंने नाम दे दिया L,0 X,0 L प्लस H,0। अब L,0 के हिसाब से L की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या थी, लोअर लिमिट की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या थी, वो थी CF, ठीक है। अच्छा जी, X की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या थी, भाई आपको ये पता करना था ना कि 9.5 में स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, 9.5 में स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, हाँ यही पता करना था, ठीक है। हाँ, तो 9.5 स्टूडेंट तो आपको पता था कि 9.5 स्टूडेंट वो यहाँ है मान लो, ठीक है। लेकिन उसके कितने मार्क्स हैं ये नहीं पता था। ये तो आपके मार्क्स हो गए, ये तो क्लास होगी, क्लास में क्या था, प्राप्तांक थे ना, कितने मार्क्स हैं, आपको वो मार्क्स नहीं पता था, आपने उसको X,0 मान लिया, ठीक है। फिर आपको ये पता था कि ये हायर लिमिट की फ्रिक्वेंसी क्या है, L प्लस एच की फ्रिक्वेंसी क्या है, आपने वो लिख दी आगे, है ना, निशान लगा ऐसे ऐसे पॉइंट मार दिए, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो इनका रेशो होगा, जो लाल और हरी का रेशो होगा, वही लाल और हरी का रेशो इसका भी होगा। ये रेशो बराबर क्यों होते हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि है ना आप यहाँ पे ट्रायंगल बना के देख सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आएंगे, सिमिलर आएंगे तो इसका मतलब इनका इनका रेशो और इनका रेशो सेम आएगा, ठीक है। अब जब रेशो सेम आएगा तो आपने क्या कर दिया, इसका रेशो निकाल लिया, लाल और हरी का रेशो मतलब इनकी डिस्टेंस निकाल के भाग दे दी, इनकी डिस्टेंस निकाल के भाग दे दी, बटे में लिख दिया, और फिर इसको सोल्व कर लिया, वहां से आपका ये फॉर्मूला आ गया। थोड़ा सा ही इनका डेरिवेशन जो है ना ये कराना थोड़ा सा कराना जो है ना थोड़ा सा अजीब मुश्किल होता है। डेरिवेशन कोई जानबूझ के नहीं करवाता है, कोई भी टीचर जो है ना वो डेरिवेशन जानबूझ के नहीं कराता। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि उसको पता है कि भैया कई बच्चों को समझ में आएगी बातें, कई बच्चों को समझ में नहीं आएगी, है ना। लेकिन क्योंकि हमारा लक्ष्य इस साल यही था कि हमें सारी बातें बतानी है, कोई भी ऐसा सोच के नहीं रुकना है कि भैया बच्चों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। जिसको सीखना होगा ना वो तो सीख लेगा, एक बार नहीं समझ में आएगा 2 बार देख लेगा, 3 बार देख लेगा, लेकिन जिसको सीखना ही नहीं होगा वो तो सीखेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए हम आज जो इस साल पढ़ा रहे हैं उसमें हम सारी बातें बता रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से आया। अब यहाँ पे x क्या है, x है हमारा माध्यक, यानी ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले की वजह से मैं बता सकता हूँ कि उसका बीच वाला जो पॉइंट है, जो माध्यक है, वो कहाँ होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 से 30 के बीच में 2 बच्चे थे, तो हमें उन दोनों बच्चों को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि गैप सेम हो जाए, सबका सबका गैप क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसकी वजह से हमारा फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला क्या कर देता है, दोनों बच्चों को 20 और 30 के बीच में इस तरीके से फिट कर देता है ताकि उनका बीच का गैप जो है ना वो बराबर हो जाए, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले की मदद से आपको माध्यक निकाल के दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे भी तो लिखा था ना फॉर्मूला, इसको जूम आउट कर रहा हूँ मैं।
थोड़ा सा जूम इन हो जाए। चलो ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले की मदद से माध्यक निकाल के दिखाता हूँ आपको। पेन को थोड़ा सा मोटा कर लूँ मैं। देखो एल कितना अपना, एल है अपना ये, इसको हम एल बोल देते हैं, लोअर लिमिट 20। थोड़ा सा और मोटा करना पड़ेगा मुझे। ये हो गया हमारा 20, 20 प्लस में n/2, ये n/2 है 9.5 है ना, तो 9.5 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ हमने इसको बोला था, नाम दे दिया था बस इसको, 8 बटे में एफ कितना है, एफ अपना ये 2 इंटू में एच कितना है, एच अपना कहाँ गया भैया, एच होता है इनके बीच का गैप जो कि हमारा 10, क्या है 10। अब इसको सोल्व कर लो, ये हो गया 20 प्लस 9.5 में से 8 घटा लो, 1.5 बटा 2 इंटू में 10, 1.5 को 10 से गुणा कर लो, ये आ जाएगा अपना 15, 15 बटा 2 कितना हो गया, 214, 7.5 हो गया। यानी जो आपका माध्यक है वो है आपका 27.5, यानी जो 9.5 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 27.5 हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 27.5 होंगे ना, ये 20 है ये 30 है, तो ये जो पॉइंट है ना ये थोड़ा सा इसकी तरफ खिंचकेगा। ठीक है, ये मतलब होता है माध्यक का, है ना। माध्यक में बताने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारी बातें नहीं बताई जा सकती, आप खुद भी ढूंढेंगे तो आपको ज़्यादा मालूम चलेगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ भाई, जिन स्टूडेंट को डेरिवेशन नहीं सीखनी थी अब वो क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं। कल हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं आपको वापस से सारी चीज़ें रिपीट करके भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक दो कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा एक बात और रहेगी बतानी, उसको बता देते हैं पहले, ध्यान से देखिए, ये आपका एक संबंध है, एक रिलेशन है कि 3 माध्यक, 3 गुना माध्यक का बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्यक है। ये फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला नहीं है। एक मैथमेटिशियन हुए थे कार्ल पीटरसन, उन्होंने बहुत सारे डाटाज को इकट्ठा किया था, हजारों डाटा उन्होंने देखे थे, उसके हिसाब से उन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक ये छोटा सा रिलेशन दे दिया था। ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला इसलिए नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में जब आप वैल्यू डालते हो तो हमेशा बराबर आती है, लेकिन है ना कई कई डाटा ऐसे हैं जो आप इसके अंदर डालोगे ना, उनका माध्यक बहुलक और माध्य निकाल के इसके अंदर डालोगे तो बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ रिलेशन है। ठीक है, लेकिन आप इस रिलेशन का यूज करेंगे, मान लो किसी क्वेश्चन में अपने को माध्य बहुलक और माध्यक निकालना तीनों दे दिए, तो आप क्या करेंगे, बहुलक माध्य निकाल लेंगे और उसके बाद फिर माध्यक यहाँ से निकाल लेंगे, जो भी आपकी मर्जी हो, 2 चीजें निकाल लेना, तीसरी चीज यहाँ से निकाल लेना। ध्यान रखना यहाँ पे जो आप निकालोगे ना, मान लो यहाँ से आपने माध्यक निकाला उसी डाटा का, तो यहाँ से जो माध्यक निकालोगे वो एस्टिमेटेड आएगा, एक्चुअल नहीं आएगा। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको मैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने को अच्छी तरह से फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। ये अपने पास फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको डायरेक्टली इसका माध्यक निकाल के दिखा रहा हूँ। माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसको भी हम सी एफ बोलते हैं। ठीक है, और उसको भी सी एफ बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। ये तो सी एफ का मतलब क्या होता है कि आपने फ्रिक्वेंसी को जोड़ लिया, कम्युलेट कर दिया, इकट्ठा कर लिया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 13 जोड़ा, 13 9 22 होता है ना, 22 में 20 जोड़ा 42, 42 में 14 जोड़ा, तो 4 1 56, 56 में 8 जोड़ा 64, 64 में 4 जोड़ा 68, 68 होना चाहिए। इसका जोड़ करके देख लो, चाहे 68 ही आएगा, देख लें, 4 5 9 9 और 13, 4 5 9 9 और 13 22 होता होगा, आना तो 22 ही चाहिए। हाँ 22, 22 और 20 32 42, ठीक है, 42 और 14 42 और 10 52 और 4 56, ठीक है, 56 और 8 64 और 4 6 68, 56 और 8 56 और 8 64, ठीक है, समझ में आ गई, इसका आ गया 68, यानी आपको माध्यक निकालना है। ठीक है, अब 68 का आधा कर लो, 68 का आधा कितना होता है, 2 या 6 2 चुका 8, 34 यानी आपको 34वें उपभोक्ता की मासिक खपत देखनी है, जो 34वां कस्टमर है उसका महीने का कितना खर्चा होता है वो देखना है ना, खपत के हिसाब से आप यही मान लेते हैं, खर्चा मान लेते हैं, 34वें स्टूडेंट का महीने का खर्चा देखना है। ठीक है, ये कुछ और होगा, यूनिट्स में है ये, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि रुपयों में है, ऐसे मान रहा हूँ मैं। ठीक है, 34वां उपभोक्ता कहाँ मिलेगा, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, अपने पास संचय बढ़ता है तो इसमें देखेंगे। 34वां हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, 34वां जो उपभोक्ता है वो यहाँ पे ही आएगा ना, क्योंकि 22 उपभोक्ता तक तो यहाँ पे आ गए, 22 से आगे वाले 22 से लेकर 42 तक उपभोक्ता यहाँ पे मिलेंगे अपने को।
23वां 24वां 25वां ऐसे करते करते 42 तक अपने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो जो 34वां उपभोक्ता है वो इसके अंदर मिलेगा मुझे। ठीक, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको हम बोलते हैं मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग। अब यहाँ पे जो 125 है ना, ये हो गया हमारा एल। क्या हो गया? एल। इनके बीच का गैप हो गया एच। ठीक है, ये होगी हमारी फ्रिक्वेंसी एफ। ठीक है, ये होगी हमारी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सी एफ। क्या हो गई? सी एफ, जिसकी वजह से ये हमारा क्या बना था? सी एफ प्लस एफ बना था फॉर्मूला जब हम बनाए थे तब, है ना, लेकिन अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सी एफ इसको क्यों बोलते हैं पता चल गया ना, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, इससे पिछले वाली जो फ्रिक्वेंसी है उनको सबको जोड़ लिया, है ना, चाहे आप इसको सी एफ कह लो, चाहे आप इन सब के जोड़ को सी एफ कह लो, बात तो एक ही है, क्योंकि आपने उसको जोड़ ही रखा है ना, समझे। अच्छा, अब मैं डायरेक्टली माध्यक निकाल लेता हूँ फॉर्मूले से। तो माध्यक बराबर हो गया एल प्लस में, यानी 125 आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ भाई, ताकि आपको समझ में आ जाए। एल प्लस में n/2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ गुणा में एच। अब एल कितना अपने पास? एल है 125 प्लस में n/2। n/2 कितना हो जाएगा? n कितना अपने पास? 68। 68 का आधा 34। 34 में से आपने सी एफ घटा दिया, यानी कि आपने 22 घटा दिया, बटे में एफ। एफ कितना है? 20 गुणा में एच। एच कितना है अपना? एच है इनके बीच का गैप, जो कि है 20, है ना। अब इनको सोल्व कर लो, 20 से 20 कट गया। ठीक है, ये हो गया अपना 125 प्लस में 34 में से 22 घटा लो तो 12, ये हो गया अपना 137। तो 137 जो है ना आपका माध्यक आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा माध्यक। अब 137 का मतलब क्या है कि जो अपना 34वां उपभोक्ता है ना, जो अपना 34वां उपभोक्ता है, अगर मैं उसको एक ओजाइव ग्राफ से देखूं, ऐसे बढ़ते हुए ग्राफ से देखूं, तो उस ग्राफ में जो 34वां जो उपभोक्ता है, या फिर आप कह लो हाँ 34वां जो उपभोक्ता है, उसकी जो मासिक खपत है वो हमारी आएगी 137। अब जरूरी नहीं है कि 137 ही खपत करता हो, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमने तो एस्टिमेशन लगाया ना ग्राफ के हिसाब से, समझे। अगर मैं इसी को ग्राफ के हिसाब से सोल्व करता तो कुछ ऐसा बनाता, मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख देता, कितने थे? 65 से 85 ना, यहाँ पे लिखता मैं 65 फिर 85, है ना, ऐसे किक मार देते, इसको किंग बोलते हैं, किंग पता नहीं नाम याद नहीं मुझे। फिर 105 ऐसे लिखता फिर मैं, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लिखता ना, फिर मैं पॉइंट लगा के देखता कि कहाँ आया, है ना। इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अगली एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में नहीं। ठीक है, वापस समझ लो, माध्यक का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 4 उपभोक्ता हैं, आपने चारों को इनके बीच में बांटना है, 65 और 85 के बीच में। तो आपने इन चारों को ऐसे बांटना है ताकि ये बीचों बीच आ जाए, बराबर बराबर दूरी पर हो। जैसे 65 से 85, इसके बीच में कितने स्टूडेंट ठुसाने हैं, कितने उपभोक्ता ठुसाने हैं? 4। तो आप चारों को है ना इस तरीके से लगाएंगे ताकि इनके बीच का जो गैप है ना वो बराबर हो, समझे। ऐसे पांचों को इनके इनके बीच में इस तरीके से लगाएंगे ताकि इन पांचों का गैप बराबर हो। ठीक है, तो उसके बाद जैसे मान लो आपने इन पांचों को बीच में लगा दिया, अब मान लो आपको सातवें का पता करना है कि सातवें उपभोक्ता का कितनी मासिक खपत है, सातवें उपभोक्ता की कितनी मासिक खपत है। तो उसी के हिसाब से देखोगे ना, 5 तो यहाँ पे आ ही गए थे, उसमें फिर आपने 2 जोड़ दिए इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, अभी सिर्फ आप इतना ही समझ लो। तो ऐसे निकालना है अपने माध्यक। कोई भी आपका फॉर्मूला आ जाए, कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए, तो माध्यक निकालने के लिए आप सिर्फ ये फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू रखो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो भी मैंने बातें पहले बताई थी कि कैसे ये फॉर्मूला आया, वो सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज ही थी, वो सिर्फ इसलिए बतानी जरूरी थी क्योंकि अभी तक नेट पे किसी ने बताया ही नहीं है, यूट्यूब पर किसी ने ये नहीं बता रखा कि माध्यक का फॉर्मूला आया कहाँ से। एक दो ने बता रखा है, लेकिन वो तरीका अलग था, ये तरीका अलग है, इसलिए मुझे लगा कि बताना जरूरी है। ठीक है, तो बस ये कहना था। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.3। जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले भी अब मैं आपको ये फॉर्मूला आसानी से अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो अगर आपको आज कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो वो कल आ जाएगा। ठीक है ना, डेरिवेशन हर एक स्टूडेंट नहीं करता ना, डेरिवेशन वो स्टूडेंट करते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट होगा ना तो आप अपने आप सीख जाते हैं वो चीज़ें, ये भी चीज़ है। तो कल मिलते हैं फिर, सारी बातें तो मैंने बता दी, कोई बात छूटी नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। तो कल मिलते हैं, बाय।